नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज के पद्य भाग से कविता कन्यादान, जो कि कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं कवि ऋतुराज का संक्षिप्त परिचय। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा और परिवेश लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। कन्यादान कविता में माँ अपनी नवविवाहित बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है, तो उसे लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है। शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख करुणापूर्ण एवं स्वाभाविक था। उसका दुख ऐसा था जैसे वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी दान में दे रही हो, अर्थात बेटी अपनी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे जीवन की अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी को विदा करते हुए माँ को लगता है कि आज उसका सब कुछ उससे छिनने जा रहा है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों को और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी समझदार नहीं थी, वह भोली और सरल स्वभाव वाली थी। उसे अभी सांसारिक व्यवहार का, जीवन के कठोर यथार्थों का ज्ञान नहीं था। उसके मन में वैवाहिक जीवनों के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर थी, लेकिन उससे जुड़े हुए दुखों और समस्याओं का ज्ञान न था। कम आयु और भोले स्वभाव के कारण आगामी जीवन उसके लिए धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बंधी सुखद पंक्तियां ही वह पढ़ पा रही थी। उसे अभी जीवन के सुखमय पक्ष का ही
अनुभव हो पाया था। कवि कहते हैं कि जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड़ प्यार से दुलार से पाला जाता है, परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने में लग जाती है। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है, जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं है। उसने सिर्फ अभी तक खुशियाँ ही खुशियाँ देखी है, उन्हीं के सपने संजोए हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींजना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री जीवन के। विवाह के बाद विदा होती पुत्री को माँ अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षा दे रही है। बेटी, ससुराल में अपनी सुंदरता पर मुग्ध होकर न रहना। यह सुंदरता किसी को प्रसन्न करेगी तो किसी के लिए ईर्ष्या का कारण भी हो सकती है। सुंदरता पर इतराना अनेक समस्याओं को जन्म देता है। आग केवल रोटी सेकने के लिए है। कभी भी आवेश या हताशा में जल मरने की मत सोचना। चुनौतियों का समझबूझ और साहस के साथ सामना करना। सुंदर वस्त्र और कीमती गहने पाकर भ्रम में मत पड़ जाना। ये नारी को बंधन में डालने वाली हथकड़ी और बेड़ियां हैं। ये उसके व्यक्तित्व को समाप्त करने के मधुर षड्यंत्र होते हैं। कवि कहते हैं कि माँ का पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी न हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि तुम अपने भीतर लड़की वाले गुण, कोमलता, सौम्यता, लज्जा, शर्म आदि बनाए रखना, परंतु सामान्य लड़कियों वाली दुर्बलता, विवशता, अन्याय व अत्याचार को सहन करने की आदत को मत स्वीकार करना। समाज में नारी के लिए आदर्श के नाम पर जो बंधन लगाए गए हैं उन्हें स्वीकार मत करना। सहनशीलता के साथ स्वाभिमान को भी मत भुलाना। इस प्रकार कन्यादान कविता के माध्यम से नारी को जागृत करके अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और अपने गुणों से परिचित कराना है। रूप, सौंदर्य, गहने, वस्त्र आदि नारी के व्यक्तित्व को नाना प्रकार के बंधनों में बांधकर उसे जीवन भर पुरुष पर आश्रित बनाए रखने के मोहक षड्यंत्र हैं। इनसे मुक्त होकर उसे हर प्रकार की हीनता, दीनता और दुर्बलता का त्याग कर देना चाहिए। वह एक स्त्री है, अतः उसे स्त्री के स्वाभाविक गुणों को तो अपनाना चाहिए, परंतु समाज की उन मान्यताओं तथा मानदंडों की उपेक्षा और तिरस्कार करना चाहिए जो उसे नारी होने के नाम पर बंधनों में बांधती है तथा उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की हत्या करते हैं। धन्यवाद।